आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म जो है हम लोग आज उसमें देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग या उसकी जो भी जर्नल एंट्री या लेजर पोस्टिंग की जाती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? जब कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके, ठीक है, एक इन्वेस्टेड कैपिटल के थ्रू जब रन करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर दो या दो से अधिक लोग मिल करके रन कर रहे हैं एक कैपिटल अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करने पर, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप जैसे कि a business which is run by two or more person on the basis of mutual agreement through certain capital called partnership। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है दो या दो से अधिक लोग होते हैं। ठीक है, तो अब दो या दो से अधिक, तो अधिक कितने लोग हो सकते हैं? ठीक है, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसकी मिनिमम जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50% की रखी गई है। ठीक है, यानी कि दो से लेकर के 50 लोग तक जो है इसके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इट हैज मैक्सिमम 50 पार्टनर। ठीक है, इसमें 50 पार्टनर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि कंपनी में आप आगे चल के पढ़ोगे कंपनी लॉ में, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसी तरीके से पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बट अगर कोई इंसॉल्वेंसी होती है, जैसे कि अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, ठीक है, तो जो भी कंपनी का जो डेप्थ होगा, ठीक है, कंपनी का जो भी डेप्थ होगा वो उसके जो ओनर है, कंपनी का जो ओनर है, शेयर होल्डर है बेसिकली, ठीक है, कंपनी का जो भी ओनर है उसके ऊपर ये जो है रिस्क नहीं रहेगा कि हमको उसे चुकाना है। ठीक है, मतलब कि जैसे कंपनी, जैसे अगर हमने एक कंपनी खोली, ठीक है, अब ये जो है कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो गई, खत्म, मतलब दिवालिया हो गई। ठीक है, तो इसके जो भी डेप्थ होंगे ना, इसके जो भी डेप्थ होगा वो सारे जो है कंपनी के ही एसेट से रिकवर किए जाएंगे। इसके सारे जो डेप्थ है वो कंपनी के एसेट से रिकवर किए जाएंगे, यानी ओनर का पर्सनल प्रॉपर्टी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके जो भी, जैसे ओनर मान लो इसमें 2 या 3 मान लो ओनर है, A B C, ठीक है, 3 ओनर है। अब इस 3 ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी ना, इनके नाम पर जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी से इसकी रिकवरी नहीं होगी। बट अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ABC फर्म, ठीक है, अब ये अगर लॉस होता है इसमें, या ये मतलब ये फर्म जो है, मतलब इसमें घाटा हो गया, लॉस हो गया किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो इसके जो भी डेप्थ होगा ना, इसका जो भी डेप्थ होगा, अगर इसमें 3 पार्टनर हैं A B C, तो इन तीनों पर्सनली इन्वॉल्व होंगे इसके लॉस को रिकवर करने के लिए। ठीक है, इसमें इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है कि कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म में।
कि पार्टनरशिप फर्म में ये होता है कि अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स जो तीनों पार्टनर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाएगी इस लॉस को रिकवर करने के लिए। जबकि एबीसी, अगर कंपनी के जो 3 मालिक हैं एबीसी, उसके जो भी 3 मालिक हैं, अगर उसमें कुछ इंसॉल्वेंसी होती है, डेप्थ होता है या लॉस होता है, तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से लॉस रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक ये होता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस पार्टनरशिप फर्म को लॉन्ग टर्म के लिए रन करना। ठीक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टनर हैं तो बेसिकली उनका माइंडसेट भी अलग अलग होगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो उनका माइंडसेट भी अलग होगा। कोई कुछ मतलब कोई अगर ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व किया हुआ है तो वो हो सकता है कि ज्यादा उस पर मालिकाना हक रखे। ठीक है, किसी की इंटरफेरेंस ज्यादा हो सकती है, किसी की इंटरफेरेंस कम हो सकती है। ठीक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है इस पार्टनरशिप फर्म को लंबे समय तक चलाने की। ठीक है, तो ऐसा इस दिक्कत से बचने के लिए, ठीक है, इस दिक्कत से बचने के लिए ये होता है कि हम लोग इसमें एक एग्रीमेंट करा लेते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो उसमें हम लोग एग्रीमेंट कराते हैं। तो एग्रीमेंट कराते हैं तो उस एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, उस एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। जो हम लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो ये क्या होता है भाई, नेक्स्ट इसका टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये होता है कि इट इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट between partner to start a partnership firm। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए जो पार्टनर्स में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है इस चीज को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो पॉइंट होगा पहला तो मेन जो बेसिक है कि नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, नेम ऑफ द फर्म, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, उसके बाद सैलरी क्या होगा। ठीक है, कोई कमीशन देना है तो कमीशन की बात की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, या हाँ चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, और लिख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब एक एक करके ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे इसी का काम है। तो सबसे पहले तो डीड में होता क्या है कि नेम ऑफ द फर्म, बेसिक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है कि नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनका नेम और उनका एड्रेस क्या होगा। ऑब्जेक्टिव हो सकता है फर्म का, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए वो फर्म को डेवलप मतलब रन कर रहे हैं, वो चीजें। आते हैं ये इस पे कैपिटल इन्वेस्टेड पे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक पहला है, इसमें मेन जो टॉपिक है, यहां से अगर हम इसको कर दें तो पहला जो टॉपिक है इसका ये है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड,
कैपिटल इन्वेस्टेड बेसिकली ये होता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड बेसिकली ये होता है कि अगर हम कोई भी पार्टनरशिप फर्म मतलब रन कर रहे हैं, या कंपनी भी रन कर रहे हैं, या कोई भी एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो रन करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, ठीक है, पूंजी चाहिए। तो ये कैपिटल आएगा कहां से? ये कैपिटल पार्टनर्स ही जो है अपने तरफ से ले आएंगे, ठीक है। जैसे दो पार्टनर हैं इसमें, ए है और बी है, तो ए ने मान लो कि 5 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया, और बी ने मान लो सपोज करिए कि 3 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया, ठीक है। प्रॉफिट लिखा है कि नहीं? प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, प्रॉफिट की बात यहां छूट रही थी। तो ये रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशियो, सॉरी प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट रेशियो। तो कैपिटल इन्वेस्टेड किया कि कैपिटल ए ने 5 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया और बी ने 3 लाख रुपीस का इन्वेस्ट किया। इसी बिहाफ पर, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड बेसिकली यही होता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म रन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कैपिटल कहां से आएगा, उसको रन करने का पैसा कहां से आएगा? तो पैसा यहीं से आएगा। जो भी पार्टनर होंगे वो अपने अपने तरफ से अपने अकॉर्डिंग जो है उसको पैसा कैपिटल जो है इन्वेस्ट करेंगे फर्म में, ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात कर लें। सैलरी क्या है? अब सैलरी इसमें देना पड़ेगा फर्म उनको। भाई अगर फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन तो ईयर के एंड में होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही कैलकुलेट होगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट वो उनको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर को। जैसे कोई भी कंपनी है, उसको लास्ट में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग। अभी आगे समझाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन बीच में पूरे जो 11 महीने का गैप है, ठीक है, जो 12 महीने का 1 साल का जो गैप है, उसमें अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा उसका, ठीक है। जो भी उसकी पर्सनल जो यूज होगा वो कैसे चलेगा, जो भी अपने पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? तो इसमें डीड में ये भी प्रोविजन होता है कि हर महीने, ठीक है, हर महीने या हर जो भी दिया रहेगा पर मंथ दे सकता है, पर क्वार्टर दे सकता है, हाफ ईयरली दे सकता है। तो मतलब ये मान के चलें कि पर मंथ हम कुछ ना कुछ सैलरी जो है पार्टनर्स को फिक्स कर देते हैं कि ये 5000 सैलरी पर मंथ का है, 10,000 सैलरी हम पर मंथ देंगे, ठीक है। तो ये होती है बेसिकली सैलरी की बात, कि सैलरी जो है पार्टनर्स को हम लोग देते हैं, फर्म देती है, ठीक है। फर्म जो है हर पर मंथ जो है उसको सैलरी देती है, ठीक है। उसके बाद कमीशन की बात करते हैं। अब कमीशन में क्या है कि मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। ए ने भाई कैपिटल इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसकी सैलरी भी हमने फिक्स कर दी। बी ने भी कैपिटल इन्वेस्ट किया था, लेकिन बी का काम क्या है? बी ये कह रहा है कि भाई मैं जो है सेल्स का मतलब मेरा एक्सपर्टीज है सेल्स में, ठीक है, सेल्स में है या मार्केटिंग में है, मैं जो है सेल्स का काम करना चाहूंगा। कैपिटल तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ठीक ही है, लेकिन इसके बियॉन्ड जो है जाकर के मैं सेल्स का काम भी संभाल लूंगा, ठीक है। मैं सेल्स का काम संभालना चाहता हूं, तो सेल्स के काम करने के लिए जो भी उसका कमीशन होगा, ठीक है, अगर वो क्लाइंट ले आता है तो पर क्लाइंट वो कितना पैसा लेगा या कितना पैसा देगा, तो वो हो जाती है उसकी सेल्स, उसकी कमीशन, ठीक है, वो हो जाता है उसका कमीशन। तो ये होता है बेसिकली कमीशन का कॉन्सेप्ट कि कमीशन क्या होता है। कमीशन ये होता है कि कमीशन फर्म जो है सेट कर देती है। अगर कोई एक मार्केटिंग अगर वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, अब मार्केटिंग के लिए अगर हम कोई रखते तो उसको सैलरी देते या कुछ खर्चा देते, ठीक है, तो उसकी जगह पर उसने बोला कि भाई ठीक है, जो भी होगा कमीशन मुझे पर क्लाइंट जो है मुझको इतना कमीशन आप दे दीजिएगा। मैं अगर फर्म के लिए मेहनत आउट ऑफ द मतलब बियॉन्ड जा करके पार्टनर के मतलब पार्टनर भी हूं, साथ ही साथ मैं कमीशन मतलब ये सेल्स का भी काम कर रहा हूं। तो सेल्स का काम कर रहे हैं तो जो भी क्लाइंट आएगा उसका मुझे आप कमीशन दे देंगे, तो हमने इसको कमीशन दे दिया, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बेसिकली ये होता है कि अगर जो भी पार्टनर्स जो है जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, पार्टनर्स जो है फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो फर्म का भी एक लायबिलिटी बन जाती है कि वो उसको इंटरेस्ट दे, ठीक है। फर्म क्या करेगी, उसको इंटरेस्ट देगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल का जो रेट है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, ये आपको 8% या 10% पर एनम के रेट से दिया रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कि जैसे मान लीजिए कैपिटल इसने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, ये इतने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं ना कि इसको हम 10% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे और इसको हम 8% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट दोनों को सेम मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट दोनों को सेम मिलेगा, ये गलत तरीका है, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या होगा, हमको इंटरेस्ट दोनों को सेम देना पड़ेगा। अब हमने मान लो कह दिया कि 10% पर एनम के रेट से हम इनको इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल देंगे, तो ये ईयर के एंड में या ड्यूरिंग द ईयर के एंड में इनको 10% का इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल पार्टनर्स को मिल जाएगा कि आपने भाई कैपिटल दिया था तो उसका आप इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। तो ये जो है फर्म देती है, ठीक है, ये फर्म देती है, ये भी फर्म देता है, ये भी फर्म देता है, किसको देता है, तो पार्टनर्स को देता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल की बात हो गई। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की बात, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग क्या होता है कि ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जैसे सैलरी तो भाई मान लो चलो हर पर मंथ इनकी फिक्स है, सैलरी जो भी देना है दे दिए, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ गई पार्टनर्स को ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, बियॉन्ड मतलब अगर मान लीजिए सैलरी 10,000 है तो बियॉन्ड द 10,000 अगर मान लो कि 50,000 या 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज की नीड हो गई पार्टनर्स को, तो अब वो कहां से ले आएगा, अपने पर्सनल मान लो कुछ किसी को देना होगा या किसी को लोन, कोई पर्सनल लोन है वो उसको रीपे करना है, जो भी करना है। तो अब अगर ईयर के मिड में अगर एक ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से लेगा, तो वो फर्म से ड्रॉ कर सकता है, अपने पर्सनल चीजों के लिए विड्रॉल कर सकता है, मतलब उसको बोलते हैं ड्राइंग। पर्सनल चीजों के लिए, पर्सनल अपने खर्चे के लिए अगर वो पैसा ले लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ये किससे लिया, इसने मतलब ये कौन लिया, पार्टनर्स ने लिया, ठीक है, जो भी पार्टनर है वो ले लिया। किससे लिया, तो फर्म से लिया। तो जब फर्म से ले रहे हो तो फर्म को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो वही जो है इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग आप दोगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग दोगे। तो यही होता है कि इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की मतलब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो भी आप पैसा विड्रॉल किए हो आप उसको उतना पर रेट का जो भी अमाउंट आएगा, उस रेट पर जो भी अमाउंट आएगा 10%, 8% जो भी है, जिस भी रेट मतलब उस रेट पर जो भी अमाउंट आएगा आप उसको कंपनी को पे करोगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या है समझ लेते हैं थोड़ा। कभी कभी क्या होता है, जैसे उसने पार्टनर्स ने ड्रॉ किया था, ठीक है, ड्राइंग किया था, तो पार्टनर्स को जरूरत पड़ी तो पार्टनर ने फर्म से पैसा ले लिया, ठीक है, यहां पार्टनर को जरूरत पड़ी थी। अब क्या है कि अब कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फर्म को जरूरत पड़ती है कि हमको एक ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक ह्यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कोई नए प्रोजेक्ट में मतलब फर्म है, दोनों पार्टनर ने ये सोचा कि भाई किसी नए प्रोजेक्ट में हम लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं या कुछ और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। तो उसमें क्या होगा कि फर्म को पैसे की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो अब क्या होगा, यहां लिख देते हैं वैसे,
पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन, ठीक है। तो पार्टनर्स लोन बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर जरूरत पड़ गई फर्म को, तो पार्टनर क्या करेगा, अपनी तरफ से लोन अमाउंट उसको पे करेगा, फर्म को लोन देगा, ठीक है। ये कह के कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं, अब इसके बिहाफ पर आप हमको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लौटाओगे, ठीक है। अब जब लोन दे रहा है फर्म को, तो फर्म का ये लायबिलिटी बन जाती है कि वो उसको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराए, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर्स लोन। अब है प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो मेन देखते हैं, प्रॉफिट रेशियो क्या है। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिट रेशियो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि इसने ए ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था और बी ने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। अब ईयर के एंड में मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपीज का, ठीक है। ईयर के एंड में 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हम इस पूरे प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्या ये सही होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि भाई कैपिटल इसने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, इसने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, तो ऐसा हम प्रॉफिट जो भी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कैपिटल जब देने की बारी आ रही है तो ये ज्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे भी ज्यादा जो मतलब प्रॉफिट का जो मेजर पार्ट है वो ए के पास होना चाहिए और जो इस माइनर पार्ट है वो बी के पास होना चाहिए, उसी रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। तो ए का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल बड़ा हुआ है, ठीक है, कैपिटल ज्यादा है ए का, जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि इसमें ये होता है कि एक रेशियो दिया होता है, उसी रेशियो में हम प्रॉफिट जो फर्म की जो भी प्रॉफिट होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया 3:2, ठीक है, 4:3 या 5:1, जो भी रेशियो दे देगा अपना उस रेशियो में हम उसको प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का रेशियो होता है, हम ये लिख देते हैं प्रॉफिट सॉरी यहीं लिख देते हैं प्रॉफिट लॉस, ठीक है, यहां पे इसको लिख देते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यही होता है कि जो भी रेशियो दिया है उसी रेशियो में हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है, अगर इन सारे पॉइंट्स पर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड इन सारी बातों पर साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, कैसे इस चीज को डील करेंगे? आइए देखते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ओवर फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड में जो भी हम पॉइंट्स बताएंगे अगर वो पॉइंट्स साइलेंट हैं, यानी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं या मेरे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सी बातें हैं भाई इसमें? तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सपोज की सैलरी, ठीक है, अगर सैलरी की बात नहीं कही गई है कि उसमें क्या सैलरी हम देंगे पार्टनर को, ठीक है, सैलरी की बात नहीं कही गई है उस डीड में,
तो अगर सैलरी की बात नहीं की जाएगी तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी की बात नहीं की गई है तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर सैलरी की बात नहीं कही गई है तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। अगर सेम एज इट इज वो कमीशन, अगर कमीशन की भी बात नहीं कही गई है तो कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो सैलरी नहीं दिया, अगर सैलरी की बात नहीं की गई है तो नो सैलरी विल प्रोवाइडेड। ठीक है, नो सैलरी विल प्रोवाइडेड। द सेकेंड पॉइंट है कमीशन का, सेम पॉइंट है कि नो कमीशन विल प्रोवाइडेड। ठीक है, नो कमीशन विल प्रोवाइडेड। अगर सैलरी की बात नहीं कही गई है तो नहीं देंगे, कमीशन की बात नहीं कही गई है तो नहीं देंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग की बात नहीं कही गई है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल एप्लीकेबल। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की बात भी नहीं कही गई है तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल भी साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल भी साइलेंट है, नहीं दिया गया, उस पर कोई बात नहीं कही गई है, तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल भी हम अलाउ नहीं करेंगे। फिफ्थ जो है ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, सैलरी कमीशन हो गया। क्या बचा है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन, अगर इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन जो है, अगर उस पर कोई बात नहीं कही गई है कि इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली अगर पार्टनर लोन दे रहा है ना, पार्टनर अगर लोन दे रहा है तो अगर पार्टनर्स लोन दे रहा है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, अगर ये बात नहीं कही गई है, ठीक है, अगर ये बात नहीं कही गई है तो उसका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6%। ठीक है, इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is not given, then it will be allowed at 6% पर एनम। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो 6% पर एनम के रेट से इसको हम अलाउ करेंगे। ठीक है, इतनी बातें जो है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये चीजें होती हैं। एक छूट रहा है, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए ठीक है। और नोट में तो लिखवाया था इंटरेस्ट ऑन दी ड्राइंग में, चलिए आगे जो क्लास आप देखेंगे उसमें एक नोट मैंने लिखवा देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन दी ड्राइंग के ऊपर एक और जो है, एक छोटा सा नोट और है जो हम आगे वाली क्लास में लिखवा देंगे, उसकी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई, 5 पॉइंट है, बाकी अगर और कुछ होता है तो देखते हैं। तो इतना आप नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब ईयर के एंड में, ठीक है, ईयर के एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो उठ करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। ठीक है, और वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, फिर वहां से कंपनी के सारे जो खर्चे हैं उसको माइनस करने के बाद जो बचता है ना, वही प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी देखते हैं इसको कैसे, ये क्या हम कहना चाह रहे हैं ये समझिए। पहले 11th में जब हमने पढ़ा था, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब हम बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब हम बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे तो यहां पर मुझे मिलता था, चलो अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे तो यहां पे हमको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां पोस्ट करते थे तो ये लिख देते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 11th में हम ट्रेडिंग और पीएल एक ही में बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद यहां पे सारे एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें से माइनस करने के बाद अगर कुछ इनकम है तो यहां और नोट किया। ठीक है, यहां नोट किया, यहां के बाद जब ये सारे एक्सपेंसेस जब हम यहां ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, टू नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, टू नेट प्रॉफिट बचेगा। ये था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का, ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा मेरा पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हमें नेट प्रॉफिट मिल गया। अब क्या होता है कि अब हम यही नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बना देते हैं। ठीक है, हम यहां पे बना देते हैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर जो आ रहा था उसको हम यहां क्रॉस पोस्टिंग कर रहे थे, तो अब यहां जो आएगा उसकी पोस्टिंग यहां हो जाएगी। अब यहां जगह नहीं है तो हम वहां बना रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, या ये भी लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये रहा मेरा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। इस साइड हम सारे जो है एक्सपेंसेस जो है कंपनी का वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इनकम जो भी होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इनकम में क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग का मतलब ये कंपनी के लिए इनकम है। ठीक है, फर्म को पार्टनर जो है फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, तो जब दे रहा है तो वो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां सारे जो है डेबिट साइड में सारे खर्चे जो है हम लोग नोट करेंगे। टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, पार्टनर ए पार्टनर बी। नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम बनाएंगे ना,
तो वो क्लियर हो जाएगी कि ये आखिर एक्चुअल में बनता कैसे है। फिलहाल तो हम ये केवल फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, 2 और कुछ बचा कमीशन सैलरी, चलो जनरल रिजर्व, ये क्या होता है? जनरल रिजर्व बेसिकली एक ऐसा अमाउंट, जैसे साल के अंत में जब ईयर के एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कंपनी सारा प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है पार्टनर्स में, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ फर्म जो है कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास रखती है, ठीक है, ताकि फ्यूचर यूज के लिए वो सही रहे, ठीक है। कोई भी कंपनी आप अपने घर में भी देखोगे कुछ ना कुछ ईयर के मतलब अपने घर में एक छोटा सा स्टोरेज मतलब एक पैसे का एक रहता है कि नहीं चलो कुछ ना कुछ एक रिजर्व हम लोग अमाउंट रख लेते हैं पैसे, घर में भी आप लोग देखोगे तो ऐसा मिलेगा। तो उसी तरीके से कंपनी भी जो है पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी अपना कुछ ना कुछ रिजर्व रखती है। आखिर जब नेक्स्ट ईयर जब मतलब हम बिजनेस को नेक्स्ट ईयर जब ओपन करेंगे, ठीक है, जब 1 अप्रैल को फिर से जब अकाउंटिंग स्टार्ट होगी तो कैपिटल की जरूरत ना पड़े, अचानक से कैपिटल की अगर कोई जरूरत पड़ती है तो जनरल रिजर्व मेरे पास कुछ ना कुछ रिजर्व में अमाउंट रहेगा, तो ये होता है जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 जनरल रिजर्व। अब ये है मेरा प्रॉफिट, ये है कंपनी का प्रॉफिट, इसको हमने ऐड कर दिया तो आया XYZ। इसमें से सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिया, जनरल रिजर्व नहीं दिया, मतलब माइनस तो करेंगे ही करेंगे, वो तो उसके पास ही रहेगा। ये सब माइनस करने के बाद अब जो बचेगा वो प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A कैपिटल अकाउंट एंड B कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है, B कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है। क्यों है? ये आगे के क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ये भी हो गया XYZ अकाउंट क्लोज। तो ये है पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हमें नेट प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें पार्टनर्स की बात होती है, ठीक है। पार्टनर्स के बारे में बात होती है कि पार्टनर को क्या क्या दिया और पार्टनर से क्या क्या लिया, ठीक है। तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ले लिया, ठीक है। तो इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में बनता है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।